जय हिंद दोस्तों, मैं नहीं सर, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। अभिनंदन पासवान, रंजना सिंह, सौरभ मिश्रा, हरिराज सिंह, राखी, नरेंद्र, मंजू, ओमवीर सिंह, अशफाक, हर्ष तिवारी, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका वाच्य। क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे वाच्य। वाच्य मतलब बोलने का तरीका, वॉइस, कि हम किसी चीज़ को बोलते कैसे हैं, वो नियम कहाँ से आते हैं, वही वाच्य है। ठीक है, तो इस अध्याय को हम शुरू करेंगे। वाच्य, क्या आप मुझे बता सकता है कोई हम कितने नंबर अध्याय पर पहुंच चुके हैं? कोई छात्र अगर अध्यायों की संख्या लिख रहा हो। अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं आज वाच्य। वाच्य क्या परिभाषा रहेगी मित्र वाच्य की? बड़े अच्छे से देखना, गौर करना। परिभाषा रहेगी वाक्य को बोलने का, वाक्य को बोलने का सही तरीका। बोलने का जो सही तरीका है, वाक्य को बोलने का सही तरीका ही क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। देवेंद्र कुमार जी बोलेंगे किसको? वाक्य को बोलने का सही तरीका, मतलब वाक्य को बोला कैसे जाएगा। अभी हम जानेंगे कैसे बोला जाता है, या आप चुनाव कैसे कर पाएंगे। ठीक है, लिखेंगे हिंदी भाषा, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में 3 वाच्य होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी भाषा में 3 वाच्य होते हैं। कौन से होते हैं 3 वाच्य? पहला कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य। दूसरा होगा आपका कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। पहले में कर्ता की बात, दूसरे में कर्म की बात, और तीसरे में भाव की बात, भाववाच्य। भाववाच्य। तो हिंदी भाषा में कितने वाच्य होते हैं? 3 होते हैं। अब तुम यार गलत बता रहे हो, कोई अध्याय 13 बता रहा है, कोई 16, कोई 17, ऐसे कैसे हो सकता है? 16-17 वाले कमेंट ज़्यादा हैं, तो इसके आसपास हम चल रहे होंगे। बहुत बढ़िया, चलो जी। तो क्या हमने बोला कि हिंदी भाषा में 3 वाच्य होते हैं, और इन 3 ही वाच्यों को हमको समझना है दोस्त। यहाँ पर आराम से समझते चलेंगे। 3 वाच्य होते हैं, मुझे बताएंगे। यहाँ पर शुरू करते हैं हम लिखना कुछ नियम। कुछ क्या, 3 नियम होंगे दरअसल में। ये कुछ नियम है, कुछ नियम है क्रिया के लिंग के अनुसार। क्रिया के लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग क्या होगा? लिंग आप पढ़ चुके हैं दोस्त। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आप जानते हैं, उन सब की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि मैंने लिखा, पहला नियम लिखते हैं। पहला नियम होगा यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो, फिर हम उन पर पहुंचेंगे तीनों पर, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य पर। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो, मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं, विभक्ति चिन्ह क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं? कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो नहीं, हो तो नहीं, हो और कर्म के साथ, किसके साथ? कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह ना हो, और कर्म के साथ एक प्रश्न आना दोस्त तय है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा। इन 3 नियमों पर यह चैप्टर हो जाएगा आपका। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह ना हो, पहली कंडीशन, तो क्रिया का लिंग, क्या बोलोगे? क्रिया का लिंग, लिंग कर्म के अनुसार होगा। तो बहुत गौर से देखना, विभक्ति किसके साथ नहीं है? कर्म के अनुसार होगा। सारे मेरे प्यारे साथी बताएंगे कि मैंने कहा कि भैया कर्ता के साथ यदि, कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति चिन्ह हो, विभक्ति चिन्ह हम बोलते हैं परसर्ग को, और परसर्ग में आप लोग पढ़ ही चुके हैं कारक, तो कारक को ही हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। यानी कर्ता के साथ यदि कारक दिया हुआ है और कर्म के साथ कोई कारक नहीं दिया हुआ है, तो क्रिया का लिंग किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। तो आप कहेंगे भैया हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे। निष्कर्ष ये है कि जिसके साथ विभक्ति नहीं है, क्रिया का लिंग उसके अनुसार होगा। देखिए ध्यान से, कर्म के साथ विभक्ति नहीं है तो लिंग किसके अनुसार होगा? जिसके साथ विभक्ति नहीं है, यानी कर्म के अनुसार होगा। बात समझे? उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा कि भैया विभक्ति चिन्ह कारक को कहते हैं। इसमें एक वाक्य आता है, जैसे कि उदाहरण देखेंगे कि सोहन ने दूध पिया, और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा आप सारे दोस्त भी ऐसे कुछ उदाहरण लिखेंगे जिसमें कर्ता के साथ विभक्ति हो, कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति ना हो। मित्र जरा ध्यान से देखेंगे, कर्ता क्या है वाक्य में? कर्ता बताएंगे क्या है, तो आप कहेंगे भैया जी कर्ता जो है वो सोहन है, कोई दिक्कत। दूध क्या है? इतना आप जानते होंगे, दूध कर्म है। तो मित्र कर्ता के साथ तो विभक्ति है, यानी ये क्या है? ये एक कारक है। कारक है नहीं, एक विभक्ति है, या परसर्ग हम इसको कह सकते हैं। कारक बोल सकते हैं इसको। इसको दोस्त हम विभक्ति कह सकते हैं, इसको हम परसर्ग भी कह सकते हैं, परसर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्रिया कहां पर है वाक्य में, ये आपको बताना है।
क्रिया बताएंगे तो आप क्या बोलोगे, भैया ये क्रिया है। क्या है? ये क्रिया है, ये क्रिया है। इतनी बात समझे दोस्त? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो मुझे बताइए, यदि कर्ता के साथ लिंग है, कर्ता के साथ, सॉरी, कर्ता के साथ यदि कारक का प्रयोग हुआ है और कर्म के साथ कारक कोई है यहाँ पर, यस और नो? आप कहेंगे नहीं है जी। तो क्रिया का जो लिंग है वो किसके अनुसार होगा? क्रिया का जो लिंग है वो किसके अनुसार होगा? कर्म के। मुझे बताइए, दूध स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? सारे दोस्त ये तो हम जान गए कि क्रिया का लिंग दूध के अनुसार होगा। तो आप कहेंगे भैया दूध स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो सारे दोस्त कहेंगे कि पुल्लिंग है। कहोगे भैया या नहीं? पुल्लिंग है। सही बात है मेरी। तो अगर कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया क्या? पिया। तो ये क्रिया भी क्या है? पुल्लिंग ही है। यानी वाक्य एकदम से सही हो गया। लेकिन इसी वाक्य को मैं लिख देता, सोहन ने चाय पिया। देखेंगे जरा ध्यान से, मैं यहां पर दूसरा वाक्य लिखने जा रहा हूं दोस्त। सोहन ने चाय पिया, सोहन ने चाय पिया। क्या ये वाक्य सही है? यस और नो? हाँ या ना में सारे दोस्त उत्तर देंगे कि ये जो मित्र वाक्य है क्या ये सही है, ये शुद्ध है, क्या ये वाक्य सही है? तो आप कहेंगे भैया ये हम पहचान लेते हैं पहले कि यहां पर कर्ता के साथ में क्या है? एक विभक्ति है, कर्म के साथ में विभक्ति नहीं है, क्रिया का जो लिंग होगा वो कर्म के अनुसार होगा। और कर्म ये तो क्या हो गया? ये कर्ता हो गया भाई, सोहन चाय पीता कर्ता ही हो गया। और ये क्या हो गया? ये कर्म हो गया, ये कर्म है। और ये क्या है? ये क्रिया है, ये क्रिया है। अब देखेंगे कर्म का लिंग क्या है, तो कर्म स्त्रीलिंग है, चाय स्त्रीलिंग होगा, ये हमने पढ़ा था लिंग में। अब अगर यदि चाय स्त्रीलिंग है तो हमने बताया कि क्रिया का लिंग जो होगा वो कर्म के अनुसार होगा। यहाँ क्रिया क्या थी? यहाँ क्रिया पुल्लिंग थी। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि क्रिया पुल्लिंग हो जाए? आप कहेंगे नहीं जी, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो गया? क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग नहीं है। तो आप सही वाक्य मुझे लिखकर दिखाइए। तो मित्र सही वाक्य आप लिखेंगे सोहन ने, क्योंकि अब क्रिया को स्त्रीलिंग होना पड़ेगा। फिर सोहन ने चाय पिया, नहीं चाय पी, पी स्त्रीलिंग है। अब देखो ये भी स्त्रीलिंग और ये भी स्त्रीलिंग। बात थोड़ी सी समझ में आई दोस्त? ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा? तो आप ऐसे कुछ उदाहरण लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे एक उदाहरण और लिखते हैं आपका, एक और उदाहरण बन सकता है, राकेश को खाना दो। देखो जरा ध्यान से, राकेश को, आपको ऐसे वाक्य लिखने हैं जिसमें कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति ना हो। ठीक है? अच्छा यहां बताएंगे, सोहन ने खीर, ये खाली स्थान दे दिया मैंने, आप इसको पूरा करें, पूरा करें। सारे दोस्त बताएंगे। एक दोस्त ने लिखा है ममता ने रामायण पढ़ी, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा। तमीम अंसारी जी बहुत अच्छा वाक्य आपने लिखा है, ममता ने रामायण पढ़ी, बहुत शानदार। बोलेंगे जी। मोहन ने खाना खाया, बहुत बढ़िया। गोल्डी ने हिंदी पढ़ी, नवीन सर ने हिंदी पढ़ाई, बहुत शानदार, वेरी गुड। गीता ने मिठाई खिलाई, सिद्धि ने किताब पढ़ी, योगेश कपूर जी बहुत खूब। सूर्य कुमार ने चौका मारा, बहुत शानदार। यहां देखिए, तो आप क्या बोलोगे? भैया अगर कर्ता के साथ विभक्ति है तो हमको इससे कर्ता की विभक्ति से लेना देना नहीं। ये देखो कर्म के साथ कोई विभक्ति है क्या? नहीं है जी। तो नहीं है तो क्या? खीर स्त्रीलिंग है तो क्या शब्द आएगा? क्या शब्द आएगा? आप आराम से लिख सकते हैं, सोहन ने खीर खाई। यहां आप देख सकते हैं दो, क्रिया का पुल्लिंग है। बात समझ में आती है? छोटी सी बात समझ में आती है, छोटी सी, कोई दिक्कत? इतनी बात में कोई दिक्कत? दूसरे नियम की तरफ चलेंगे, पहले नियम को ध्यान में रखते हुए। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है, दूसरे नियम की तरफ चले जाएं, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, यदि कर्ता, गौर करना, विभक्ति सहित हो, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, यानी कर्ता के साथ भी विभक्ति हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो। क्या बोलेंगे? कर्म भी विभक्ति सहित हो, यानी कर्म में भी विभक्ति हो और कर्ता में भी। तो क्रिया का जो लिंग और वचन होगा, तो क्रिया का लिंग और वचन, ठीक है। अब मुझे पहले नियम में बताइए, क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार था? कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्म में विभक्ति नहीं थी। लेकिन इस बार तो दोनों में विभक्ति आ गई, अब किसके अनुसार होगा? तो आप कहेंगे भैया आपने हमको ये सिखाया जिसके अनुसार विभक्ति या जिसके साथ विभक्ति है उसके अनुसार तो होता नहीं, होता तो उसके अनुसार है जिसके साथ विभक्ति नहीं। यहां तो भैया दोनों में आ गया कारक, तो दोनों में आ गया, तो क्रिया का लिंग और वचन ना तो कर्म के अनुसार होगा, न तो कर्म के अनुसार होगा और ना कारक के। बात समझ में आई? ना तो कर्म के अनुसार होगा और ना ही कारक के अनुसार होगा, क्योंकि दोनों के साथ क्या आ गई? ना ही कर्ता के अनुसार, सॉरी कारक बोल रहा हूं, और ना ही कर्ता के अनुसार होगा, ना ही कर्ता के अनुसार होगा। तब यह क्रिया, बोलेंगे तब यह क्रिया फिर होगी, तो होगी क्या? क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगी, सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगी।
अब थोड़ी सा दिमाग आपका खुला होगा मित्र, जिसके साथ कारक आ गया उसके अनुसार तो होगी नहीं। अभी तक हमने ये सीखा, क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगी। कैसा वचन आएगा? एक वचन होगी और पुल्लिंग होगी। तो आप लिखिए कुछ वाक्य ऐसे जिसमें दोनों के साथ मित्र क्या आए? कारक आए। जैसे हम बोले महिलाओं ने, महिलाओं क्या हो गया? ये कर्ता हो गया। महिलाओं ने पहचान है कर्ता कारक की। महिलाओं ने लड़कियों को, महिलाओं ने लड़कियों को पीटा। क्या ये सही है? यस और नो। महिलाओं ने लड़कियों को पीटा। दूसरा हम लिखेंगे पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाई। पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाई। अरे इतने छुटकू बच्चा तो नहीं है कोई जो कारक भी ना पहचान पाए कि कारक कहाँ है, कर्ता क्या है और कर्म क्या है। गिलहरी ने बादाम को काटा। गिलहरी ने बादाम को काटा। बोलेंगे, यहां देखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां पर देखो ध्यान से, मैंने कहा ये क्या है पहचानो, पहले क्रम से चलो। ये क्या है इसको पहचानो। ये कर्ता है, कर्ता के साथ में विभक्ति आ गई। ये क्या है? ये कर्म है, कर्म के साथ विभक्ति है कि नहीं है? आप कहेंगे दोनों में विभक्ति है। पृथ्वी क्या होगी? कर्ता होगी। कर्म हो गया सूर्य। ने और का दोनों के साथ विभक्ति है, ठीक है। यहां देखिए चक्कर लगाई, गिलहरी ने बादाम को काटा। अब देखना ध्यान से, तो आप कहोगे भैया जो क्रिया है, क्रिया मतलब पीटना, और पीटना का जो लिंग है वो किसके अनुसार होगा? आप कहेंगे किसी के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि दोनों में विभक्ति आ गई। एक वचन होनी चाहिए और पुल्लिंग होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे? एक वचन है या नहीं है? बिल्कुल है। ऐसा तो नहीं है बहुवचन है कि महिलाओं ने लड़कियों को पीटे, तो पीटे बहुवचन नहीं है। तो क्या बोलेंगे? यहां पर क्या हो गया? ये क्रिया एक वचन है और पुल्लिंग है, यानी एकदम से सही है। पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाई। अब बाद में ई आया तो स्त्रीलिंग आ रहा है, तो क्या ये सही है? वाक्य दो को सारे दोस्त बताइए, क्या वाक्य दो सही है कि पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया? आप कहेंगे दोनों में विभक्ति है, तो ना तो कर्ता के अनुसार ना कर्म के अनुसार, किसके अनुसार? तो लगाई तो पुल्लिंग नहीं होता। तो क्या बोलेंगे? पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर। ये गलत हो गया, और सही शब्द क्या होगा? सही शब्द होगा पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया। एकदम से क्या हो जाएगा? लगाया एकदम से सही होगा। पुल्लिंग करना है, बहुत बढ़िया गगन प्रताप सिंह जी, आपने सही उत्तर दिया था। प्रेम किशोर जी का उत्तर एकदम सही है। गरिमा प्रजापति जी, बहुत शानदार। गिलहरी ने बादाम को काटा, ये एकदम से सही है। बादाम को काटी आ जाए तो आप कहेंगे गलत है। यानी हम अब तक दो स्टेप सीखे दोस्त आपका, क्या? अगर कर्ता के साथ में विभक्ति है, बोलेंगे बहुत बढ़िया। हरिंद्र सिंह जी कह रहे हैं सर आपने दूसरा गलत, हाँ गलत इसीलिए लिखा है कि आप लोग उसको देख के सही किए, ठीक है। क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट तीसरे नियम की आते हैं। अब बताओ तीसरे नियम में क्या हो सकता है? तीसरा नियम क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे भैया एक में तो कर्ता के साथ विभक्ति आ गई, ठीक है, एक में दोनों के साथ विभक्ति आ गई। अब हम बात कर लेते हैं यदि कर्ता विभक्ति रहित हो। तीसरा नियम आएगा यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, यानी कि कर्ता के साथ में कोई विभक्ति ना हो। यदि कर्ता, क्योंकि भाई कर्म तो हमने ले लिया ना विभक्ति रहित, कर्ता के साथ ले ली, फिर दोनों के साथ बचा कर्ता, तो तीसरा नियम यही बचेगा। यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, भाई साहब रहित हो, तो क्या होगा? अब आप कहेंगे भैया कर्ता विभक्ति रहित है तो क्रिया किसके अनुसार होती है? जिसके साथ विभक्ति नहीं होती उसी के अनुसार क्रिया होती है। अब समझ गए ना लॉजिक? अभी बात करेंगे इस बारे में। यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा? आप ही बताएं। रटने की आवश्यकता ही नहीं है। क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार होगा। तो ऐसे वाक्य कुछ लेने हैं आपको, ऐसे कुछ वाक्य लेने हैं मित्र जिनमें कर्ता के साथ कोई विभक्ति ना हो। जैसे बिजली, मैं बोलूं बिजली भाग गई, तो बिजली कैसी है? कर्ता है बिजली। या मैं बोल दूं बिजली भाग गया, तो क्या ये वाक्य सही है? बिजली भाग गया, बताएं आप ही, बिजली भाग गया सही होगा क्या? मैं बोल दूं सूर्य चमक रही है, ये सही होगा क्या? या तीसरा वाक्य मैं बोल दूं, अभी नोट मत करना भैया कोई भी, लाइट जल रहा है, ये सही होगा क्या? लाइट जल रहा है, क्या ये सही होगा? आप ही बताइए, फटाफट से उत्तर बताएंगे। तो आप कहेंगे भैया कर्ता कौन है? कर्ता यानी कि बिजली काम कर रही है, सूर्य करता है और लाइट करता है, ठीक है। कर्ता के साथ विभक्ति रहित हो तो कर्ता के साथ कोई कारक तो नहीं है मित्र, देखो जरा ध्यान से, कर्ता के साथ कोई कारक तो नहीं है। बोलेंगे आराम से, कोई दिक्कत? मित्र दीजिए क्रिया नहीं है, दीजिए आदेश है। दीजिए क्रिया नहीं है, वो एक आदेश है, इसलिए वो दोनों में समान इस्तेमाल होता है।
तो किसके अनुसार होगा? क्रिया का लिंग और वचन। तो क्रिया क्या है? भाग गया, या क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार। तो बिजली क्या है, जरा पहचाने। तो आप कहेंगे बिजली स्त्रीलिंग है, बिजली स्त्रीलिंग है, तो क्रिया इसके अनुसार होगी। सूर्य क्या है? सूर्य पुल्लिंग है, सूर्य पुल्लिंग है, तो क्रिया इसके अनुसार होगी। लाइट क्या है? लाइट स्त्रीलिंग है, लाइट स्त्रीलिंग है, तो क्रिया इसके अनुसार होगी। तो वो स्त्रीलिंग तो भाग गया थोड़ी होगा, फिर क्या होगा? भाग गई होगा। समझे? क्या हो जाएगा? भाग गई। ठीक है। सूर्य चमक रहा है होगा, या पुल्लिंग है तो क्या होगा? रही है हो सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, रही है नहीं हो सकता, क्या होगा? रहा है। सूर्य चमक रहा है। लाइट जल रही है होना चाहिए, तो लाइट जल रही है, क्योंकि वो लाइट स्त्रीलिंग है। दिलीप कुमार प्रेमी जी एकदम ठीक हैं, रेणु यादव एकदम सही उत्तर आपने दिए हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो भी। एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, उसने कहा है कि जी बिजली तो किसी लड़के का नाम भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आप उस सेंस में मान लीजिए, ठीक है, तब वह सही हो जाएगा जब आप लड़का मान लेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है, हम अभी बिजली की बात कर रहे हैं, तो बिजली की बात कर रहे हैं तो हम किसकी? विद्युत की ही बात कर रहे होंगे। ठीक है। अब वैसे तो विद्युत विद्युत जामवाल का नाम है, वह पुल्लिंग शब्द होगा। तो क्लास में क्या होता है हिंदी भाषा में, जैसे मैं बोलूंगा आपसे, ये बताइए, मैं बोलूं सीता, सीता भाग गया, मान के चलिए, ये वाक्य कितने लोग कहेंगे कि सही है? सीता भाग गया, ये बताइए ये वाक्य सही है कि गलत है? तो आप कहेंगे भैया सीता भाग गया एकदम से सही है, क्योंकि सीता से क्या होता है कि कभी भी मैंने बताया नाम जो है ना, नाम लिंग का निर्धारण नहीं कर सकता। नाम किसी भी लिंग का निर्धारण नहीं करेगा। बहुत अच्छा आपने लिखा है, नाम किसी भी लिंग का निर्धारण नहीं करता। ये तो हुई आपकी, अगर हम बात करें व्याकरण की शुद्धता। अदरवाइज अगर हम उदाहरण लिख रहे हैं कभी, और मैं बोल दूं कि सीता जाती है, तो सीता को हम स्त्रीलिंग यदि मान रहे हैं, तो वो सिर्फ सिखाने का एक भाव है कि हम इसको सीता को स्त्रीलिंग माने, शुद्ध एकदम नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से तो कभी ये शुद्ध हो कहा ही नहीं जा सकता कि ये सीता नाम है तो ये स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। मैं बोल दूं सीता भाग गया, ये वाक्य भी सही होगा, और मैं बोल दूं सीता भाग गई, ये वाक्य भी सही होगा, क्योंकि नाम किसी का भी हो सकता है। जब मैं बोलूं हमारे गांव में, मैंने तुम्हें बताया, आपका मयंक है एक लड़का हमारे पड़ोस में, उसकी घरवाली का नाम जगन है, तो नाम कभी निर्धारण नहीं करेगा, है ना? समझ रहे? तो कभी भी नाम से आप लिंग ना समझें। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया था कि बिजली जरूरी नहीं है कि स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो सकता है, लेकिन हम सिखाने के भाव से कह रहे हैं कि बिजली को आप स्त्रीलिंग मान के चलिए। ठीक है, पुल्लिंग भी माने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा क्या हो गया? अब मैं आपको एक बात मैंने सिखाई, यहां तक मैंने सिखाया कि क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होता है। एक बार रिपीट करेंगे, क्या बोलेंगे? क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा? फटाफट से बता दें एक बार मुझको, सारे के सारे दोस्त अपनी कॉपी में देखें। मैंने कहा अगर कर्ता के साथ में विभक्ति हो, कर्ता के साथ में विभक्ति हो तो किसके अनुसार होगा बताएंगे? कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ में विभक्ति ना हो तो किसके अनुसार होगा बताएंगे? तो आप कहोगे जिसके साथ विभक्ति नहीं होती क्रिया का लिंग और वचन उसके अनुसार होगा, यानी कर्म के अनुसार होगा। फिर मैंने आपको बताया कि कर्ता के साथ में यदि मित्र विभक्ति हो, कर्ता के साथ में यदि विभक्ति हो, और भाई साहब कर्म के साथ में भी यदि विभक्ति हो, तो अब आप कहेंगे भैया अब तो बड़ी दिक्कत आ गई, दोनों के साथ विभक्ति आ गई, तो क्रिया क्या बताई मैंने आपको? सदैव क्या होगी? एक वचन और पुल्लिंग होगी। क्रिया का वचन अकेला होगा, बहुवचन नहीं करेंगे, एक वचन के साथ में क्या होगी? पुल्लिंग होगी। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात करते हैं, कर्ता के साथ में विभक्ति ना हो, यदि कर्ता के साथ में विभक्ति ना हो, और अगर हम बात करें आपका तब किसके अनुसार, तब किसके अनुसार क्या होगा आपका? तब कर्ता के अनुसार। तो आप एक छोटी सी बात समझे होंगे कि जिसके साथ विभक्ति नहीं होती उसी के अनुसार क्रिया का लिंग होता है। ये बात समझ में आई दोस्त? इतनी छोटी सी बात मित्र आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी इतनी बात सीखने में? सर जी मेरी माताजी का नाम अशोक और पिताजी संतोष। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ। नहीं, हिंदी भाषा कहती भी नहीं कि नाम देख के आप क्रिया बता दें उसकी कि ये क्रिया कौन सी है। सर मेरे पड़ोस में एक भैया का नाम संजू है, तो संजू नाम क्या होता है? संजू लड़के का ही नाम होता है, लड़की का भी होता है क्या संजू नाम? हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इतनी बात में मित्र कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा जी, ये तो हुई क्रिया की बात। तो अब हम आपको वाच्य पढ़ाना शुरू करेंगे, और वाच्य पढ़ना शुरू आप ही करें, इन सब की जरूरत पड़ेगी। पहला कौन सा वाच्य मैंने आपको बताया? पहला वाच्य मैंने आपको बताया कृतर्वाच्य। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्तृवाच्य। नाम करता आ रहा है, क्या बोलेंगे? यदि वाक्य में प्रयुक्त, यदि वाक्य में प्रयुक्त प्रयुक्त क्रिया का, प्रयुक्त क्रिया का लिंग और वचन, क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार बदले। ठीक है,
कोई भी वाक्य है उसमें जो क्रिया है, क्रिया का जो लिंग और वचन है वो यदि कर्ता के अनुसार बदल रहा है, कर्ता के अनुसार बदल रहा है, ठीक है। दूसरी बात नोट करेंगे, कृतवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। अब आप लोगों को मैं दोस्त पढ़ा चुका हूं सकर्मक क्रिया क्या होती है, याद है ना, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। कि कर्ता फाइंड आउट कीजिए, कर्ता को ढूंढो, क्रिया को ढूंढो, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगा के प्रश्न करो, ठीक है। आगे आइए, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदलता है तो कृतवाच्य होगा, और कृतवाच्य में जो क्रिया होगी वो अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। जैसे कुछ वाक्य लिख के देखते हैं। मैंने बोला आपसे कि एक उदाहरण हमने लिख के देखा, रोहन क्रिकेट खेलता है, रोहन क्रिकेट खेलता है। बड़े स्टेप से सीखना, अच्छे से सीख पाएंगे। रोहन क्रिकेट खेलता है, देखना जरा ध्यान से, इस वाक्य पे फोकस कीजिए। मुझे सबके दोस्त एक बार लिंग बता दीजिए, पहले तो पहचान लीजिए ये क्या है, रोहन कौन है, पहले पहचानो सबको। रोहन कौन है, ये करता है, इतना जान गए होंगे अब। खेलना क्या है दोस्त, ये क्रियापद है, ये क्रिया है। और क्रिकेट क्या है, आप कहेंगे भैया ये कर्म है, ये क्या है, ये एक कर्म है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो क्रिया है ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? अंत में आ रहा है, आ, अंत में आ रहा है, जरा बताएं एक बार। सारे दोस्त बोलेंगे अंत में यदि आ रहा है, बोलेंगे भी फटाफट से। अनूप सिंह जी बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बात को समझे। देखिए क्या मैंने बोला, रोहन क्रिकेट खेलता है, बोर्ड ऊपर नीचे करने से शायद ब्लर हो जाता होगा, है ना। चलो रोहन क्रिकेट खेलता है, तो मुझे पता है क्रिया का जो लिंग होगा वह क्या होगा, सारे दोस्तों ने कहा पुल्लिंग होगा, इस बात में तो किसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलेंगे, यहां पर रोहन को हम क्या मान लेते हैं, अभी पुल्लिंग मान लेते हैं, या कोई पुल्लिंग शब्द आप ले लेना, रोहन को पुल्लिंग मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं अब आप जिद करने लग जाओ, नहीं जी रोहन, अभी आपने बताया कि रोहन तो भैया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कोई भी हो सकता है, तो आप रोहन की जगह लड़का लिख लीजिए शब्द, तब श्योर हो जाएगा ना। आप लड़का लिख सकते हैं, लड़का क्रिकेट खेलता है, ठीक है, लड़का क्रिकेट खेलता है, ये शब्द ले लो, ये ले ही लेते हैं, लीजिए। शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ते, एकदम शुद्धता के साथ चलते हैं। अदरवाइज नाम लिखा करे उदाहरण में तो उसको मान लिया करो। क्या बोलेंगे, लड़का क्रिकेट खेलता है, अब भी करता यही है। अच्छा मुझे बताइए कि अभी जो क्रिया का लिंग है वो किसके अनुसार है, क्रिया का लिंग सारे दोस्तों ने बताया पुल्लिंग है। यहीं पर दोस्त मैं अगर, उसने बोला कि क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होगा, यानी कर्ता चेंज होगा तो फिर तो लिंग भी बदलना चाहिए। तो जैसे देखते हैं, मैं इसी वाक्य को लिखूं लड़की, तो वाक्य क्या बन जाएगा, क्रिया का लिंग भी क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्रिया का लिंग पहचानना है, क्रिया का लिंग पहचानना है, और फिर क्या करना है आपको, क्रिया का लिंग पहचान के उसमें कर्ता को बदल के देख लेना है, यानी कर्ता का लिंग बदल के देख लीजिए। और कर्ता का लिंग यदि आप बदलेंगे तो मित्र क्या उत्तर आएगा, आप कहेंगे जी हाँ भैया ऐसा ही हो रहा है, यानी लड़की क्रिकेट क्या आ जाएगा। अब क्रिया कैसी हो गई देखना जरा, खेलती है, ये क्यों बदल गई क्रिया, तो आप कहेंगे भैया ये स्त्रीलिंग क्यों हो गई, क्योंकि किसके अनुसार बदल रही है, कर्ता के अनुसार इसमें परिवर्तन हुआ है। चूंकि कर्ता स्त्रीलिंग हो चुका है, कर्ता स्त्रीलिंग हो चुका है, इसलिए क्रिया भी मित्र क्या हो चुकी है, स्त्रीलिंग हो चुकी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो जी। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोले एक बार। एक और वाक्य मैं आपको लिखता हूं, जैसे देखना, का खा गा लिखते हैं। एक वाक्य मैंने लिखा, स्त्रियां बाजार में घूम रही हैं, बाजार में घूमती हैं, ऐसे लिख लेते हैं जिसमें स्त्रीलिंग साफ हो। भैया क्या बोलोगे, क्रिया का लिंग पहचानिए जरा क्या है, तो आप कहेंगे भैया क्रिया का लिंग हो गया स्त्रीलिंग। क्यों जी, किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार नहीं है। कर्म तो क्या है, कर्म तो बाजार है, तो बाजार के अनुसार नहीं है। तो स्त्रियां बाजार में घूमती हैं, क्या सच में ये कर्ता के अनुसार है, तो कर्ता का लिंग बदल के देखिए। तो कर्ता का लिंग अभी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो कर्ता को पुल्लिंग बना के एक वाक्य लिख के दिखाओ। इसी वाक्य में एक टास्क मैंने तुमको दी कि जो करता है उसको पुल्लिंग लिखो, बोलो पुल्लिंग लिखो उसको। तो आप कहेंगे भैया पुल्लिंग कभी भी लिखेंगे हमेशा बदलेगा, नहीं तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। फिर जैसे मैं बोल दूं आपका स्त्रियां एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसको आप लिखो बाजार में, कुछ कर लो आप, अपना पुरुष शब्द बना लो कोई।
सारे दोस्तों से एक वाक्य देखना चाहूंगा मैं। तो आप बोलोगे कि कई पुरुष, या पुरुष बोल दूं मैं, पुरुष पुरुष बाजार में अब घूमती की जगह क्या आ जाएगा ये बता दो। तो पुरुष, क्योंकि एक पुरुष की बात नहीं कर, पुरुष बाजार में घूमता है, एक मान ले तो इसको एक लिख देंगे, या पुरुष बाजार में घूमता है भी लिख सकते हैं, और यदि पुरुष बाजार में घूमते हैं तो बहुवचन हो जाएगा, फिर है में बिंदी लगानी पड़ेगी। एक वचन से ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोलेंगे आप आपका कि भैया यहाँ क्या हो गया, ये आपका ये पुल्लिंग हो गया, और ये पुल्लिंग क्यों बदल गया, क्योंकि इसका कर्ता क्या हो गया है, कर्ता इसका पुल्लिंग हो गया है। पुरुष बाजार में घूमते हैं, सर्वेश यादव जी ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सारे दोस्तों ने लड़के बाजार में घूमते हैं। देखो इसमें अंतर है, ध्यान दिया करो हमेशा। एक और वाक्य मैं लिख के दिखाता हूं आपको, अभी आप मत लिखना। जैसे बहुत सारे छात्र लिख रहे हैं लड़के बाजार में घूमते हैं, एकदम से सही है, बाजार में घूमते हैं, घूमते हैं। ये वाक्य कितने लोग कहेंगे शुद्ध है? और मैं बोल दूं लड़का बाजार में घूमता है, लड़का बाजार में घूमता है, लड़का बाजार में घूमता है, ये शुद्ध है, ये नहीं है, क्योंकि यहां बहुवचन हो गया, लड़के बहुत सारे हो गए, तो यहां बिंदी लगाया करो बाद में, घूमते हैं, ठीक है। ये हम वाक्य शुद्धि में सीखेंगे भी, सीखेंगे। व्यक्ति बाजार में घूमते नहीं, व्यक्ति स्त्री या पुरुष नहीं होता, उससे भी डिसाइड, व्यक्ति से भी नहीं पता चलेगा, व्यक्ति में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं बच्चे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बात समझे? तो कभी भी बहुवचन बनाओ तो हैं जलाना जरूरी है। यूपी जेल वार्डन जिन बच्चों ने दिया हो उनको पता होगा किस तरह के 2 प्रश्न आए, और अधिकतम बच्चों के गलत हुए थे उस समय पर वो प्रश्न, बाद में किसी ने ठीक कर लिया हो तो अलग बात है। आगे चलें, अन्य उदाहरण लिखिए भैया, अन्य उदाहरण लिखिए, ठीक है। अब आता है यहां पर कुछ अपवाद कृतवाच्य के। अपवाद क्या होगा, पहले तो अपवाद में लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ने जो है, ने पहचान कृतवाच्य की है। कभी कभी आपको पेपर में मिलेगा भी लिखा हुआ, ने से कोई वाक्य हो तो कृतवाच्य चुन लेंगे। ने पहचान कृतवाच्य की होती है, ने पहचान कृतवाच्य की होती है। जैसे कुछ उदाहरण मैं लिखने जा रहा हूं, उदाहरण है लड़की ने अखबार पढ़ा, लड़की ने अखबार पढ़ा। देखना भाई साहब, लड़की ने अखबार पढ़ा, तो यहां मुझे एक बात बताइए, लड़की ने अखबार पढ़ा, तो अखबार पढ़ा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब आप कह रहे हैं भैया अगर ये कृतवाच्य है, कृतवाच्य में आपने बताया कि जो लिंग है वो किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा, तो कर्ता तो स्त्रीलिंग है, यहां तो ये पुल्लिंग हो गया, ये तो इसके अनुसार नहीं है। इसके अनुसार तो ये होना चाहिए लड़की ने अखबार पढ़ी, तो कर्ता के अनुसार तो नहीं हो रहा। तो यहां पर याद रख लो दोस्त, आपका कर्ता के साथ यदि विभक्ति हो, कौन सा नियम लगेगा, कर्ता के साथ यदि विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति ना हो, तो क्रिया का लिंग किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। ये मैंने आपको बताया था, समझे बात को। तो लड़की ने अखबार पढ़ा, तो कभी भी ने आ जाए। जैसे दूसरा हम एक वाक्य लिखते हैं इस पे, लड़के ने रोटी खाई, ये भी किसके अनुसार है, रोटी खाई। खाई क्रिया का लिंग बताए क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, सारे मित्र बताएंगे ये किसके अनुसार है। तो आप कहेंगे भैया ये भी किसके अनुसार बदल रहा है, कर्म के अनुसार बदल रहा है। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार बदल रहा है। ये मैं आपको सिखा चुका था कि क्रिया क्या कर्ता के साथ अगर विभक्ति हो, कर्ता के साथ यदि विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति ना हो, तो क्रिया का जो लिंग है वो किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। और ये ने पहचान वाले जितने भी होते कृतवाच्य के उदाहरण होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। क्या आप इस बात को याद रख पाएंगे, इतनी देर पहले इसी बात को मैंने सिखाया था। यानी एक तो बात हमने सीखी कि भैया अगर क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदलता है, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, यहां नहीं बदलेगा। यहां आप लड़का लिख लो बेशक से, लड़के ने अखबार पढ़ा, नहीं बदल रहा। यहां आप लड़की लिख दो, लड़की ने रोटी खाई, नहीं बदलेगा। ये क्यों नहीं बदल रहा, क्योंकि मित्र बदल ही नहीं सकता, क्योंकि हमने एक नियम पढ़ा हिंदी व्याकरण का कि यदि कर्ता के साथ विभक्ति और कर्म के साथ विभक्ति ना हो, तो जिसके साथ विभक्ति ना हो लिंग का चुनाव उसी के अनुसार होगा जो विभक्ति रहित होता है। इतनी बात याद रखेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक बच्चे ने लिखा नवीन गुरुजी ने क्लास लिया, क्या ये सही है, बोलो भाई। नवीन गुरुजी ने क्लास लिया, एक बच्चे ने लिखा है क्लास, मतलब उन्होंने सही लिखा है, मैं उसको गलत लिख रहा हूं। क्लास लिया, क्या ये सही होगा, बताएं एक बार, क्या बोलेंगे। तो आप कहेंगे भैया कि यहां पर क्लास स्त्रीलिंग शब्द हो गया और यहां पर लिया, तो क्योंकि यहां कर्ता आ गया तो कर्ता के साथ चुनाव होगा ही नहीं, कर्म के अनुसार होगा। तो क्लास स्त्रीलिंग, तो लिया पुल्लिंग नहीं हो सकता, क्लास ली होगा। और वाक्य कैसा है, ने आया तो ने पहचान किसकी, कर्तवाच्य की। कोई दिक्कत मित्र, कोई परेशानी इस बात में, सारे मेरे दोस्त बोले इस बात में कोई परेशानी। दूसरे वाच्य पर चलते हैं, दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। क्या होगा, दूसरा होगा हमारा कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में क्या होगा, परिभाषा बताइए जरा। कर्मवाच्य की परिभाषा होगी, इसमें याद रख लेना, एक तो बात है क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा, क्रिया का, ने को तो याद रखना ही है, जहन में बसा लो। कभी सोचो भैया ने उसमें भी तो हुआ था ऐसा, मैंने बता दिया तुमको, पहचान अपवाद है वो। क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होगा, कर्म के अनुसार
क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होगा। और दूसरी बात इसमें याद रखेंगे, मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होगी। मुख्य जो क्रिया होगी वो सदैव सकर्मक होगी। कर्तव्यवाच्य में कैसी बताई थी मैंने क्रिया, बताना जरा। मैंने उसमें बताया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, लेकिन इसमें होगी सदैव सकर्मक। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका वाक्य बनाने में कोई योगदान नहीं है। ऐसे 4 स्टेटमेंट दे देता है कई बार कि वाच्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कह देगा कि कर्म वाच्य में जो क्रिया होती है वो सदैव अकर्मक होती है, तो आप बोलेंगे गलत वाक्य है। 4 विकल्प देके ऐसे ऑप्शन बना लेता है। ठीक है, आगे आगे बोलेंगे भाई, ऐसा प्रश्न बन ही नहीं सकता निशांत, ऐसा प्रश्न बनाएगा ही क्यों? तो क्या बोलेंगे, क्रिया का लिंग और वचन। एग्जामिनर भी तो शुद्धि का प्रश्न बनाएगा। इसकी पहचान लिख लीजिए, कर्मवाच्य की पहचान जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, अक्सर क्या 100% ही पूछी जाती है, तो पहचान के द्वारा होती है। जिन वाक्यों में के द्वारा आता है वही पहचान है किसकी, आपकी कर्मवाच्य की। तो के द्वारा से कुछ वाक्य बनाइए आप जिनमें के द्वारा का प्रयोग होता हो। जैसे एक वाक्य है, सीता के द्वारा गीत गाया गया। सीता के द्वारा, आपसे भी उम्मीद करूंगा कोई एक वाक्य आप बनाएंगे। सीता के द्वारा गीत गाया गया, गाया गया, ऐसे लिख दीजिए। या मैं बोल दूं, हरीश के द्वारा गाना गाया जाता है। द्वारा गाना गाया जाता है। अब जो स्टेटमेंट मैंने आपके ऊपर लिखा है, इतनी देर से मैं आपको सिखा रहा हूं, अब आप अप्लाई कर दीजिए उसको, अप्लाई करके देखेंगे। तो मुझे बताइए दोस्त, आपका इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है और क्रिया कौन है, पहले वो पहचानिए। मैंने आपसे कहा क्रिया का लिंग पहचान लीजिए, तो क्रिया का लिंग क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, क्रिया का लिंग क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, और यहां पर सीता क्या है, कर्ता, स्त्रीलिंग मानेंगे इसको हम, जिद नहीं करनी है। ठीक है, फिर तो आप कुछ मान ही नहीं पाएंगे, फिर आप कहेंगे पुल्लिंग, फिर पुल्लिंग वाले कहेंगे नहीं स्त्रीलिंग मानो, स्त्रीलिंग वाले कहेंगे नहीं भैया क्यों बोलेंगे पुल्लिंग, तो मान लो। ठीक है, इसको नहीं तो लड़का और लड़की लिख लो जिनको ज्यादा दिक्कत हो। तो क्या बोलेंगे, हरीश पुल्लिंग हो गया। तो भैया यहाँ क्रिया देखो, ना तो कर्ता के अनुसार है भाई, ना हरीश के अनुसार ना स्त्री के अनुसार, ये तो किसके अनुसार है, गीत और मेरा गाना, ये दोनों भी क्या है, ये पुल्लिंग है। और पुल्लिंग क्या है, कर्म है। अच्छा, तो ये तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग मैच नहीं होता, पुल्लिंग। ओहो, तो क्रिया किसके अनुसार है, तो क्रिया कर्म के अनुसार है। किसके अनुसार है, क्रिया कर्म के अनुसार है और सदैव सकर्मक होगी। क्या गाया, गाना गाया। क्या गाया जी, गाना गाया। ठीक है, तीसरा वाक्य लिखें, बच्चों के द्वारा खेल खेला जाता है। बच्चों के द्वारा खेल खेला जाता है। बच्चों के द्वारा खेल खेला जाता है। ठीक है, बच्चों के द्वारा खेल खेला जाता है बोलेंगे। बहुत अच्छा लिखा है जूली देवी जी, वेरी गुड। श्याम के द्वारा बंसी बजाई गई। श्याम के द्वारा बंसी बजाई गई। ठीक है, बंसी बजाई गई। ठीक है, गई। आगे बात करेंगे, एक है आपका, मेरे पिताजी के द्वारा बच्चे पढ़ाए गए। मेरे पिताजी के द्वारा, और हमें सही में पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, हमारे पिताजी के द्वारा बच्चे पढ़ाए गए। हमें सबसे पॉजिटिव चीज यही मिली कि हमारे पिताजी पढ़े लिखे थे, वो उसका एक सकारात्मक प्रभाव मिलता है। वो मतलब उस टाइम एमकॉम थे, 1980 के एमकॉम, तो उसका फायदा हमें बहुत मिला, ये हम घर ही ट्यूशन पढ़ लिए। बोलेंगे नवीन सर के द्वारा हिंदी पढ़ाई गई, बहुत शानदार वाक्य। मेरे पिताजी के द्वारा चिड़िया के द्वारा रोटी खाई गई, ये अच्छा वाक्य था अश्विनी आपका। चिड़िया के द्वारा रोटी खाई गई। अब आप देख लीजिए, अब मेरे हिसाब से आप लोग चुनाव कर सकते हैं। देखो, यहाँ क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है। यहाँ क्रिया पुल्लिंग है। यहाँ क्रिया क्या है, पुल्लिंग है आपका। यहाँ क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है। किसके अनुसार है ये, बच्चे। ठीक है, कर्म हो गया, यहाँ करता है पिताजी। तो रोटी के अनुसार है। रोटी क्या है, कर्म है, तो रोटी स्त्रीलिंग, तो ये भी स्त्रीलिंग। बंसी स्त्रीलिंग है आपका, तो यहाँ पर क्या है, क्रिया भी स्त्रीलिंग है। खेल पुल्लिंग है आपका, मेरा खेल, हमारा खेल, और ये क्रिया क्या है, ये भी पुल्लिंग है। तो किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी, कर्मवाच्य में। राम के द्वारा रावण को मारा गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। शिक्षक के द्वारा उपहार दिया गया, अंकित मौर्य जी, बहुत अच्छा वाक्य है। अमित यादव जी लिख रहे हैं, भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए, बहुत बढ़िया। सहस्त्रों सैनिक मारे गए, तो सैनिक के लिए क्या है आपका, पुल्लिंग शब्द आया। सहस्त्रों तो बहुवचन था, तो इसलिए बहुवचन आया। क्रिया का लिंग और वचन, भाई आपने लिखा सहस्त्रों सैनिक, जैसे यहाँ देखो बच्चे क्या है, बहुवचन है, तो क्रिया भी क्या होगी, पुल्लिंग और बहुवचन होगी। ठीक है, माँ द्वारा मिठाई बनाई जाती है। समीम अंसारी जी, बहुत बढ़िया, आप हमेशा अच्छे उदाहरण लिखते हैं दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आते हैं, बात समझे। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है भाववाच्य, और सबसे ज्यादा उदाहरण इसी के आते हैं, असमर्थता के आते हैं। क्या बोलोगे, भाववाच्य। ये क्या होगा, यहां पर देखेंगे। इसमें याद रख लेना, सबसे ज्यादा पूछा था भाववाच्य में, याद रख लेना, मुख्य क्रिया सदैव अकर्मक होती है। मुख्य क्रिया सदैव अकर्मक होगी। भाई पहले अकर्मक सकर्मक दोनों, फिर सकर्मक, और अब क्या हो गया, अब अकर्मक आ गया।
मुख्य क्रिया सदैव अकर्मक होगी, ठीक है, क्या होती है याद रख लेना। और क्रिया सदैव, क्रिया जो होगी वो सदैव एक वचन और पुल्लिंग होती है। क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग होती है, एक वचन और पुल्लिंग होती है, पुल्लिंग होती है। भाई साहब पुराने चैप्टर्स का रिवीजन करते हुए चल भी रहे हो या नहीं, या मस्ती में जो पढ़ लिया ठीक है फिर रिवाइज नहीं करते होगे उसको, ठीक है। मैंने आपको कहा हुआ है, मैंने यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन कराया हुआ है एक सैटरडे स्पेशल नाम से। आप जिस भी चैप्टर का नाम लिखोगे, जैसे मान के चलो आपको क्रिया की प्रैक्टिस करनी है तो आप लिखिए क्रिया सैटरडे स्पेशल, मेरा नाम लिख दीजिए नवीन, एक प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाएगा, अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, लगा लिया करो प्रैक्टिस, है ना। तो क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगी, तो दोस्त इसमें क्या बनता है आपका, और साथ में एक बात और आती है आपका, क्या बोलेंगे, असमर्थता का बोध होता है। ऐसे वाक्य जिनमें क्या होता है, असमर्थता का बोध होता है। असमर्थता और समर्थता दोनों का बोध होगा, असमर्थता और समर्थता दोनों का बोध होता है, दोनों का बोध होता है, बोध मतलब ज्ञान होता है। तो मित्र जरा देखना असमर्थता का बोध कैसे, जैसे कुछ वाक्य हम लेते हैं इसमें, मैं बोल दूं रमेश से बोला नहीं जाता, तो ये असमर्थता है कि नहीं है, हाँ या ना। रमेश से, क्रिया आप देख ही सकते हैं हमेशा एक वचन रहेगी और पुल्लिंग होगी। रमेश से बोला नहीं जाता, नहीं जाता, ठीक है। आप देखोगे यहाँ आप बोलोगे भैया ये तो कर्ता हो गया, कर्ता के साथ विभक्ति भी आ गई, लेकिन यहाँ कर्म नहीं है, ठीक है, कोई कर्म नहीं है, यहाँ सीधे सीधे क्रिया आई है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, क्रिया सदैव क्या हो जाएगी आपका, क्रिया सदैव क्या होगी, एक वचन और पुल्लिंग होगी, एक वचन और पुल्लिंग हो जाएगी। असमर्था और समर्था दोनों का बोध होगा, ठीक है। अब बताओ मुझे क्रिया अकर्मक भी है कि नहीं है, बोला नहीं जाता, तो मुख्य क्रिया कौन सी है, बोलना, तो बोलना कैसी है, क्या बोला, बोलो भी फटाफट से। दूसरा देखें आपका, दूसरा होता है अगर हम बात करें, सविता से खाया नहीं जाता, सविता से क्या बोलेंगे, सविता से खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ये तो असमर्थता हुई, ये तो क्या होगी, असमर्थता वाले वाक्य हो गई। आप भी लिखें असमर्थता वाले, लेकिन समर्थता भी हो सकती है, चलो अब चला जाए, अब समर्थता की बात कर रहे हैं, चलो अब चला जाए कि चलते उठ के, समर्थता आ गई, एक समर्था आ गई। चलो घूमने चला जाए, क्या बोले, चलो घूमने चला जाए, चला जाए, ऐसे कि भाई कहीं जाने की अगर बात हो, ठीक है। जैसे रमेश से बोला नहीं जाता, इसको हम समर्था में ऐसे भी बोल सकते हैं, रमेश से बोला जाता है, रमेश से बोला जाता है, रमेश से बोला जाता है, सॉरी, रमेश से बोला जाता है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सविता से खाया जाता है, सविता से खाया नहीं जाता, ये लिखा ना, सविता से खाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि खाया नहीं जाता और खाया जाता दोनों आएंगे, समर्थता भी और असमर्थता भी। ये असमर्थता और समर्थता दोनों किसके होते हैं, भाववाच्य के होते हैं। जैसे कन्हैया कश्यप जी ने लिखा, मोहन से लिखा नहीं जाता मोहन से चला नहीं जाता, बहुत बढ़िया। नहीं दोस्त, आप कर्म का प्रयोग कर रहे हो, उससे दवा, कर्म का प्रयोग आपने उसमें कर लिया, वो कर्म हो गया, निशांत जी वो कर्म हो गया। सर पहचान नकारात्मक वाक्य लिख सकते हैं क्या, नहीं नकारात्मक, ये नकारात्मक कहाँ है, नकारात्मक नहीं लिखना है। पहले होता था कि हम कई बार इसमें नकारात्मक लिखते थे, पहले सिर्फ इतने उदाहरण मात्र इसमें पढ़ाए जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, नकारात्मकता के साथ में सकारात्मकता भी होगी और असमर्थता के साथ में समर्थता भी होगी। दादी से चला नहीं जाता, और समर्थता की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, इस वाक्य को बना के दिखाओ, दादी से चला नहीं जाता, इसको समर्थता में व्यक्त करो, ये तो असमर्थता होगी कि असमर्थ है चलने में, चला नहीं जाता, इसको अगर समर्थता में व्यक्त करें तो आप पहचान पाओगे, समर्थता में व्यक्त करें, बताएं जरा, सारे दोस्त बनाएंगे। तो क्या बोलेंगे, दादी से चला नहीं जाता, ये तो असमर्थता हुई, तो आप इसको बोलेंगे दादी से चला जाता है, दादी से चला जाता है। मुझसे हंसा नहीं जाता, बहुत बढ़िया, बोलेंगे जी सोहन से पढ़ा जाता है, वेरी गुड, बहुत शानदार। मूर्खों से पढ़ा नहीं जाता, ये सही है। चलो भाई दिखाएं ऊपर बच्चे ने क्या कमेंट किया, ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऊपर, ये सर आपने पढ़ाया था कि दोनों के साथ आए तो हमेशा भाववाच्य होगा, बाकी सर, अरे भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, कैसी बात करते हो, दोनों के साथ आए तो किसी के अनुसार नहीं होगा, फिर मैं आपको पहचान करा रहा हूं कि जहां विभक्ति ना हो उसके अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार, कर्ता के साथ नहीं है तो उसके अनुसार, कर्म के साथ नहीं है तो उसके अनुसार, और दोनों के साथ है तो किसी के भी अनुसार नहीं, तो कॉमन सी बात है, ऐसा क्यों पढ़ा भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बाकी इसको आप करेक्ट कर लेना, अगर कोई पहले इशू था किसी बैच में, अगर लग रहा हो आपको कोई गलती हुई है तो आप अभी ठीक कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कोई गलती मुझसे हुई हो, संभव है, गलती हो सकती है भाई, आई एम नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैन दादी से अभी भी चला जाता, ये भी ठीक वाक्य आपने लिखा है, प्रशांत से पढ़ा जाता, प्रशांत से अभी भी पढ़ा जाता, चलो अब सोया जाए, बहुत अच्छे वाक्य आपने लिखे हैं। तो कल मिलते हैं नए अध्याय के साथ में, ठीक है, कल नया अध्याय हम शुरू करेंगे, शायद वर्तनी शुरू करें, मैं देख लूंगा एक बार, कोई जरूरी चैप्टर ऐसा बीच में रह तो नहीं गया, वो मैं टैली करता रहूंगा, बस आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं कल, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू।